अब हम करेंगे लोकतंत्र के गुण। राजतंत्रात्मक और कुलीन तंत्रात्मक शासन व्यवस्था में क्या होता था कि शासन शक्ति का जो प्रयोग है वो एक वर्ग विशेष के कल्याण के लिए किया जाता था और इस प्रमुख दोष को दूर करने के लिए प्रजातंत्र पद्धति की स्थापना की गई। तो इस शासन व्यवस्था के कुछ गुण भी हमें दृष्टिगोचर होते हैं। जैसे सबसे पहला है अपना जन कल्याण की साधना। तो लोकतंत्र में जनता के उन प्रतिनिधियों द्वारा शासन किया जाता है जिसका चयन जनता खुद करती है और जनता के प्रतिनिधि जनता की इच्छाओं, भावनाओं और आवश्यकताओं से पूर्णतः परिचित होता है। तो उनको शासन के अधिकार इसी आधार पर प्राप्त होते हैं कि वे इनका प्रयोग जनता के हितों और इच्छाओं के अनुसार करेंगे। अर्थात शासन जो है वो लोक कल्याण के लिए होगा। फिर है सर्वाधिक कार्यकुशल प्रशासन। प्रजातंत्र किसी भी दूसरी शासन व्यवस्था की अपेक्षा अधिक कार्यकुशल होता है। गार्नर महोदय का कहना है कि लोकप्रिय निर्वाचन, लोकप्रिय नियंत्रण और लोकप्रिय उत्तरदायित्व की व्यवस्था के कारण दूसरी किसी भी शासन व्यवस्था की अपेक्षा यह शासन अधिक कार्यकुशल होता है। फिर है सार्वजनिक शिक्षण। इसका मतलब है कि लोकतंत्र में मताधिकार और जन नियंत्रण के कारण जनता स्वाभाविक रूप से सार्वजनिक क्षेत्र में रुचि लेने लगती है और सभी शासन शिक्षा के साधन होते हैं, किंतु सबसे अच्छी शिक्षा स्वशिक्षा है। इसलिए सबसे अच्छा शासन स्वशासन है, जिसे हम लोकतंत्र कहते हैं। गैटल महोदय ने कहा है कि नागरिकता की शिक्षा प्रदान करने वाला एक स्कूल है, ए ट्रेनिंग स्कूल फॉर सिटीजनशिप। फिर है मनोविज्ञान के अनुकूल। लोकतंत्र का एक महत्वपूर्ण गुण मानवीय मस्तिष्क पर उसका स्वस्थ प्रभाव है। कोई भी शासन सारे समाज का नहीं हो सकता, लेकिन लोकतंत्र में लोगों को जो मताधिकार प्राप्त होता है उनसे यह मानसिक संतुष्टि मिलती है उन्हें कि उनके पास सरकार पर नियंत्रण रखने का एक प्रभावशाली साधन है और किसी वर्ग विशेष को नहीं बल्कि समूची जनता को, समाज के प्रत्येक नागरिक को, राज्य के प्रत्येक नागरिक को यह अधिकार प्राप्त होता है। हॉकिंग महोदय का कहना है कि लोकतंत्र चेतन और उपचेतन मन की एकता है। फिर है जनता का नैतिक उत्थान। राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति के द्वारा मनुष्य के व्यक्तित्व की शान तो बढ़ती ही है, वह उस कर्तव्य के स्तर को भी ऊंचा उठा लेता है जिसके पालन से राजनीतिक अधिकारों की प्राप्ति का कारण करना पड़ता है। वही सरकार सर्वश्रेष्ठ मानी जाती है जो मनुष्य की नैतिकता, उद्योग, साहस, आत्मबोध और पवित्रता को दृढ़ बनाए रखें। और प्रजातंत्र इन सभी बातों को पूरा करता है, इसलिए वह सबसे अच्छा शासन माना जाता है। देशभक्ति का स्रोत। मिल महोदय का मानना है कि लोकतंत्र लोगों की देशभक्ति को बढ़ाता है क्योंकि नागरिक ये अनुभव करने लगते हैं कि सरकार उन्हीं की उत्पन्न की हुई वस्तु है और अधिकारी उनके स्वामी न होकर सेवक हैं। फ्रांसीसी जनता क्रांति के बाद से फ्रांस से प्रेम करने लगी थी, जब उन्हें देश की शासन व्यवस्था में भाग मिला। फिर है क्रांति से सुरक्षा। क्योंकि जब सहमति से शासन हुआ है तो स्वभाव से वह क्रांतिकारी हो ही नहीं सकता। फिर है समानता, स्वतंत्रता पर आधारित। फिर है विचार विनिमय और समझौते की भावना उत्पन्न करना। फिर है विश्व शांति का समर्थन। फिर है विज्ञान का श्रेष्ठ प्रोत्साहक। राजतंत्र और कुलीन तंत्र के अंतर्गत ऐसी व्यवस्था नहीं होती है कि वो नैतिकता का या विज्ञान का विकास कर सके। तो लोकतंत्र ही है जो नैतिक मूल्यों और विज्ञान दोनों को महत्व देता है और दोनों को का विश्वास है कि अभिव्यक्ति और प्रयोग सत्य तक पहुंचने का सर्वश्रेष्ठ साधन होता है। अब है इसकी इतनी विशेषताओं के बावजूद
आलोचकों से ये बचा हुआ नहीं है और इनकी आलोचनाओं को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। कुछ दोष लोगों ने बताया है, वो है टेलीरेड का कहना है कि दुष्टों का कुलीन तंत्र है, तो लुडोविसी का कहना है कि प्रजातंत्र मृत्यु की ओर ले जाता है। अब इसके जो प्रमुख तर्क हैं वो अपन देखेंगे। पहला है अयोग्यता की पूजा या मूर्खों का शासन। आलोचक ये मानते हैं कि लोकतंत्रीय शासन इस सिद्धांत पर आधारित होता है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक ही मत दिया जाना चाहिए, लेकिन योग्यता की दृष्टि से सभी व्यक्ति समान नहीं होते। तो लोकतंत्र में गुण की अपेक्षा संख्या पर अधिक बल दिया जाता है। दूसरा है दल प्रणाली का अहितकर प्रभाव। फिर है भ्रष्ट शासन व्यवस्था, सार्वजनिक धन और समय का अपव्यय, सभी की प्रगति असंभव, लोकतांत्रिक समानता एक भ्रम के रूप में, अनुत्तरदायी शासन, मतदाताओं की उदासीनता, पेशेवर राजनीतिज्ञों का विकास, युद्ध और संकट के समय निर्बल, जैसे कि 1914 में जर्मनी के सम्राट ने बेल्जियम पर आक्रमण करने का निश्चय क्षणों में कर डाला, लेकिन ब्रिटिश संसद इस स्थिति पर कई दिनों तक वाद विवाद करती रही और सत्ता के एकीकरण के स्थान पर सत्ता का फैलाव होने के कारण लोकतंत्र अनेक बार संकट का दृढ़ता के साथ मुकाबला करने में असक्षम सिद्ध होता है। ये तो थी इसके गुण और दोषों की बात। अब जो हम इस विषय पर चर्चा करेंगे कि लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक शर्तें क्या है, परिस्थितियां क्या है, तो सबसे प्रमुख है नागरिकों का नैतिक उत्थान, शिक्षित एवं जागरूक जनता का होना, आर्थिक समानता का होना, नागरिक स्वतंत्रताओं का होना, लिखित संविधान और प्रजातांत्रिक परंपराओं का होना, समानता पर आधारित सामाजिक व्यवस्था, समाज में एकता की भावना का होना, स्थानीय स्वशासन की व्यवस्था, स्वस्थ एवं सुदृढ़ राजनीतिक दल का होना, न्यायप्रिय बहुमत और सहनशील अल्पमत को महत्व देना, बुद्धिमान और सतर्क नेतृत्व, विश्व शांति की स्थापना और योग्य एवं निष्पक्ष नागरिक सेवाओं की व्यवस्था होना। इन सारे तर्क के आधार पर हम जो है वो एक स्वस्थ लोकतंत्र की स्थापना कर सकते हैं। भारत में लोकतंत्र के बारे में जो अपनी राय है वो यह है कि संविधान के द्वारा भारत में एक प्रजातंत्रात्मक गणराज्य की स्थापना की गई और प्रजातंत्र के आधार पर आधारभूत सिद्धांत जो है वो है वयस्क मताधिकार, इसको भी हमने स्वीकार किया है। तो संविधान के द्वारा एक धर्मनिरपेक्ष राज्य की स्थापना की गई है और नागरिकों को शासन के हस्तक्षेप में स्वतंत्र रूप से मौलिक अधिकार प्रदान किए गए हैं। व्यवहार में भी भारतीय नागरिक इन स्वतंत्रताओं का पूर्ण उपयोग कर रहे हैं। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि भारतीय संविधान आदर्श रूप में एक लोकतांत्रिक संविधान है। 1985 में लोकतंत्र की दिशा में एक महत्वपूर्ण कार्य दल बदल पर कानूनी रोक निश्चित रूप से एक श्रेष्ठ कार्य है। भारतीय जनता लोकतांत्रिक व्यवस्था के प्रति प्रतिबद्ध है और भविष्य में इस लोकतांत्रिक शासन के ढांचे को बनाए रखना ही पर्याप्त नहीं है। लोकतंत्र की सफलता के लिए आवश्यक है कि लोकतंत्र के लक्ष्य को प्राप्त किया जाए और वह लक्ष्य है सामाजिक आर्थिक न्याय। थैंक्स।